हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ द एमसीक्यूज। तो भाई जब हमें पता है कि सीएमए फाउंडेशन में अब आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज, तो क्यों ना एमसीक्यू की ही प्रिपरेशन एकदम ढंग से एकदम बढ़िया तरीके से कर ली जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है टू फैसिलिटेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीएमए फाउंडेशन टू अटेम्प्ट देयर एग्जामिनेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30th तक एमसीक्यू करे थे भाई। आओ आगे आज कंटिन्यू करते हैं सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑफर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑफर की कैटेगरी में आता है और वैलिड ऑफर है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग सेल। भाई मैंने आपको बताया था ऑक्शन का कोई एडवर्टाइजमेंट हो, न्यूज़पेपर का कोई एडवर्टाइजमेंट हो, या किसी ने अपने शो विंडो में कोई चीज सजा रखी हो, आप उससे जाके बात करोगे उस चीज को खरीदने के लिए, ये सब ऑफर नहीं होते, ये सब इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। तो जी हां सर, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग सेल इज नॉट अ ऑफर। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर इन हिज विंडो। शॉपकीपर ने विंडो में लगाया हुआ है अपना गुड, आप शॉपकीपर के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि बताओ ये गुड क्या अवेलेबल है, वो मना कर सकता है, तो क्या ये ऑफर हुआ? ये ऑफर नहीं हुआ। बी इज ऑल्सो नॉट अ ऑफर। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, क्या ये ऑफर है? नहीं सर, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। तो सर आपने 3 तो कटवा दिए, तो ऑब्वियसली बात है आंसर चौथा ही होगा। चलो देखते हैं चौथा है या नहीं है। अनाउंसमेंट ऑफ रिवॉर्ड टू द पब्लिक, पब्लिक को अनाउंस कर दिया है भाई रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया है जनरल पब्लिक को। जी हां, दिस इज डेफिनेटली एन ऑफर। अगर आप किसी तरह का भी रिवॉर्ड अवार्ड आप अनाउंस करते हो पब्लिक के लिए, तो वो डेफिनेटली एक ऑफर है। और पब्लिक जब आपके पास आएगी, ऑब्वियसली आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आपने कोई चीज स्पेसिफाई करी होगी, आपने कुछ बोला होगा कि जिसका आधार नंबर एंड होगा इन डिजिट से, उसको ये ऑफर मिलेगा, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली आपने इस तरह की कंडीशन रखी होगी। तो अगर आप किसी भी तरह का अनाउंसमेंट करते हो रिवॉर्ड का जनरल पब्लिक के लिए, आपने ऑफर कर दिया, जब पब्लिक का वो बंदा आपसे आके ऑफर को क्लेम करेगा, तब उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली हो जाएगा। सो यस, डी इज एन ऑफर, डी एक वैलिड ऑफर है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 32। ए सीज एन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस ₹20 इन बीज शॉप। तो ए ने एक आर्टिकल देखा भाई कि 20 रुपए का बी की शॉप में एक आर्टिकल पड़ा है। ही ऑफर्स, ए ने ऑफर किया, बी ₹20 फॉर द आर्टिकल। बी रेफ्यूजेस टू सेल सेइंग द आर्टिकल इज नॉट फॉर सेल। बी ने मना कर दिया भाई। ए ने प्राइस देखा, ए ने बी को बोला ठीक है मुझे 20 रुपए का बेच दो। बी ने रेफ्यूज कर दिया, उसने कहा ये सेल के लिए नहीं है। तो बताओ नीचे से कौन से वाली ऑप्शन सच है? ए कैन नॉट फोर्स बी टू सेल हिज आर्टिकल एट ₹10। भाई ए बी को फोर्स नहीं कर सकता। बी, A can force B to sell the article at ₹10. C, A can claim damages. A damages claim कर सकता है। D, A can sue B in the court. सर सही आंसर है A। क्यों भाई, क्यों A क्यों सही आंसर है? दोस्तों A सही आंसर इसलिए है क्योंकि A सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर से अट्रैक्ट होके B के पास गया था, कोई वैलिड ऑफर नहीं था, तो इसलिए बी के पास पूरा राइट है कि वो ऑफर को रिजेक्ट कर दे, वो इस इनविटेशन टू ऑफर को रिजेक्ट कर दे। बी के पास पूरा राइट है। सो बी ने जो ए को किया, अपना गुड दिखा के वो इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर नहीं था। हाँ, बी को जो दिया गया उसके बाद ए ने जो बी को दिया वो ऑफर था, और वो ऑफर बी ने रिजेक्ट कर दिया। बी के पास ऑप्शन है ऑफर को रिजेक्ट करने का। सो सही आंसर है ए। ठीक है सर। Which one of the following statement is incorrect? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ओरल एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जी सर, ओरल रिटर्न कोई भी एक्सेप्टेंस हो वैलिड होती है। इवन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए वो बनाया गया हो, जैसे रजिस्ट्रेशन डीड, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब ओरल वैलिड नहीं होते, बाकी सब ओरल वैलिड होते हैं। ओरल एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सच बात है सर, ओरल वैलिड एक्सेप्टेंस होती है। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये तो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है भाई लॉ एंड एथिक्स का। चुप रहोगे तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफ कोर्स सर, एक्सेप्टेंस कभी भी डीम नहीं होती, कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं एक्सेप्टेंस आती, एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस मे नॉट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर,
तो भाई एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट कर रहा है वो फ्री है, किसी भी तरह एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेंस का कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं होता। बिल्कुल गलत बात भाई, बिल्कुल गलत बात। डी पार्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का भी कोई तरीका स्पेसिफाई हो सकता है। भाई मैंने तुमसे बोला मेरा आईफोन खरीद लो, मेरे पास आईफोन है, मेरा आईफोन खरीदो 20,000 रुपीज का। मैंने बोला कि भाई शाम तक अगर तुम आईफोन खरीदना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना। तुमने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे कॉल करके एक्सेप्टेंस बोली। तुम्हारी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि जो सेलर था उसने कंडीशन लगाई थी कि एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही होनी चाहिए। तो भाई एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मैनर में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्टेंस के लिए बोला जाए कि भाई ये मेथड है जिससे एक्सेप्ट करो, उसी मेथड से अगर एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, किसी और मेथड से अगर एक्सेप्ट करोगे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। तो द करेक्ट आंसर इज D in this case. Next, A offered a reward of ₹1,000 for recovery of some valuable missing article. B, who did not know of this offer, found the articles and gave the same to A. तो भाई ए ने ऑफर किया 1,000 रुपए का रिवॉर्ड फॉर सम मिसिंग आर्टिकल। कोई ए का कोई चीज़ गुम गई थी, ए की कोई चीज़ खो गई थी, और ए ने उन आर्टिकल्स को ढूंढने के लिए ऑफर किया कि भाई मैं 1,000 रुपए दूंगा, जो भी वो ढूंढ के मुझे दे देगा। बी, जिसको ऑफर के बारे में नहीं पता था, उसको मिल गई वो चीज़ और उसने ए को दे दी। अब देखना नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एज देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ड्यू टू वॉन्ट ऑफ नॉलेज, B is not entitled to get a reward of ₹1,000। तो क्योंकि B ने ये ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि B को पता ही नहीं था, तो भाई B को हक नहीं है इस रिवॉर्ड को पाने का। B, गिविंग डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू ए tantamounts टू एक्सेप्टेंस। जब आपने ए को आर्टिकल दे दिए तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एंड बी इज एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड, बी को एंटाइटल मिलना चाहिए भाई, रिवॉर्ड मिलना चाहिए बी को, क्योंकि बी ने जब ए को अपने गुड्स दे दिए तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। गिविंग डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू ए अमाउंट्स टू परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर, hence there is valid acceptance. B must get a reward of 1,000। B को भाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए 1,000 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी ए को मिल गई तो वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ना, उसकी वन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो बी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ए, नो क्लेम ऑफ रिवॉर्ड फॉर 1,000 इज मेंटेनेबल बाय बी। क्योंकि ए पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इसीलिए बी का जो 1,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड है वो वैलिड नहीं है। अब ये 4 सिचुएशंस हैं, चारों में से एक आंसर आपको देना है। भाई देखो, भावुक मत होना, मुझे पता है तुम्हारी भावनाएं उमड़ रही हैं अंदर से। भावनाएं क्या कह रही हैं? भावनाएं कह रही हैं सर बी को दे दो, कोई बात नहीं, बेचारा ढूंढ के तो लाया ना, ए को तो वैसे भी देना था ना, किसी को भी देता वो बी को दे दे, बी को नहीं पता तो क्या हो गया, इट्स ओके। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो क्या हो गया, इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके। Acceptance की one of the most important condition is that acceptance must be communicated. There is nothing called deemed acceptance. Acceptance communicate होनी चाहिए, तभी दोनों पार्टीज एक बंधन में बंधती हैं। तो B obliged नहीं है क्लेम करने के रिवॉर्ड। The correct answer is A, as there is no acceptance of an offer due to want of knowledge. B is not entitled to get the reward of ₹1,000। B को नहीं मिलेगा 1,000 रुपीज का रिवॉर्ड, क्योंकि B ने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो 34th का आंसर है A। ठीक है सर। भाई भावनाओं में बहोगे अगर लॉ करते हुए तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो लॉ करते हुए भावनाओं में कभी नहीं बहना। स्ट्रिक्ट लॉ के इंटरप्रिटेशन देखने हैं, स्ट्रिक्टली लॉ को कंस्ट्रू करना है, जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो ही फॉलो करनी है, एग्जैक्ट टर्म्स फॉलो करने हैं। और अगर तुम्हें याद नहीं रहा कि एक्सेप्टेंस के वैलिड कंडीशन क्या होते हैं तो एमसीक्यू तुम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं क्लास में एमसीक्यू करा रहा हूँ लाइव, जो वीडियो क्लासेस हैं उनमें आपको करा रहा हूँ, बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो कितने भी एमसीक्यू कर लो, आप एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिक स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अरे याद होने चाहिए कौन से 8 एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ऑफर किस किस तरह हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है, याद होना चाहिए। एक्सेप्टेंस की वैलिड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, याद होना चाहिए। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। क्या स्टेटमेंट है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट। ठीक है सर,
नेक्स्ट, both under the English law and the Indian law, a contract is concluded when a letter of acceptance is posted. Okay, next, under the Indian law, when letter of acceptance is posted, it is completed only as against the proposer. आगे क्या कहा है, क्वेश्चन है आपका, which of the above statement is correct? A, 1 and 2 are correct. B, 2 is correct. C, 3 is correct. D, कोई भी करेक्ट नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट गलत हैं. चलो आओ, सबसे पहले तो जान लेते हैं इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में एक्सेप्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है. आओ ए पॉइंट पढ़ते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट. तो भाई पोस्ट में जैसे ही एक्सेप्टेंस आप पोस्ट कर देते हो, वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाती है एज रिगार्ड्स द एक्सेप्टर. जिसने एक्सेप्ट किया उसके रिस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी, उसकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल कंप्लीट मानी जाती है. तो भाई जैसे ही एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी एक्सेप्टर ने, अब ऑफर रिवोक नहीं हो सकता. लेकिन जो एक्सेप्टर है वो तब तक एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, जो एक्सेप्टर है वो तब तक एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस जो दूसरी पार्टी है जिसको एक्सेप्टेंस दिया गया है उसकी नॉलेज में ना आए. जबकि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग एक बार आपने एक्सेप्टेंस कर दी, बाय पोस्ट आपने पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस, फिर वो इररिवोकेबल होता है. एक्सेप्टेंस इज इररिवोकेबल एज पर द इंग्लिश लॉ. सो ये डिफरेंस है इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में. और हाँ, हमने क्लास में एकदम डिटेल में पढ़ा था कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं. तब तक रिवोक कर सकते हैं जब तक जिस पार्टी को हमने एक्सेप्टेंस दी है उसके कम्युनिकेशन, उसके नॉलेज में नहीं आ जाती एक्सेप्टेंस. तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है. फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट. पोस्ट के एक्सेप्टेंस में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ. ठीक है. नेक्स्ट, both under English law and Indian law, contract is concluded when letter of acceptance is posted. अब ये बात भाई बिल्कुल गलत है. लेटर जब पोस्ट कर दिया तब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि भाई अभी भी अपॉर्चुनिटी है किसके पास, एक्सेप्टर के पास, कि वो अपना ऑफर रिवोक कर ले. अब वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर ले, ऐसा अभी भी अपॉर्चुनिटी है एक्सेप्टर के पास. तो दूसरी चीज भी बिल्कुल गलत कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया जाता है. क्यों? कंक्लूजन कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ गया, जब दूसरी पार्टी तक पहुंच गया, दूसरी पार्टी ने पढ़ लिया, फिर भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल माना जाएगा, एक्सेप्टेंस डन मानी जाएगी, फिर रिवोक नहीं हो सकता. लेकिन इंग्लिश लॉ में भाई एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है. इंडियन लॉ में इंग्लिश लॉ में एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकता, इंडियन लॉ में एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है. सो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत. अंडर द इंडियन लॉ व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हम पोस्ट कर देंगे पोस्ट ऑफिस में जाके, इट इज कंप्लीटेड ओनली एज अगेंस्ट द प्रपोजर. तो जो प्रपोजर है जिसने ऑफर दिया था उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस डन हो गया, मतलब वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता. ठीक है, ये तो सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई सर. सी पार्ट बिल्कुल सही है. एज पर द इंडियन लॉ व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जब आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, आप एक्सेप्टर हो, आप प्रपोजी हो, प्रपोजी ने जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, अब भाई जो प्रपोजर है ना वो इस वाले ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता. तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, प्रपोजी अब चुपचाप बैठेगा, खामोश बैठेगा और एक्सेप्टेंस का इंतजार करेगा. सो सी पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? हमारा आंसर बनेगा सी, 3 अलोन. सिर्फ सी पॉइंट है जो करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36. In commercial business agreements, the intention of party to create legal relationship is presumed to exist. तो अगर कोई कमर्शियल या आपका बिजनेस डीलिंग हो रही है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो भाई उसके अंदर ना हम लोग प्रेज्यूम करेंगे लीगल रिलेशनशिप बनाने का मकसद था. और लिखने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है कि लीगल रिलेशनशिप बनाने का मकसद था, क्योंकि बिजनेस डीलिंग हो रही है. ऑब्वियस सी बात है, हम प्रेज्यूम कर लेंगे कि लीगल रिलेशनशिप बनाने का ऑब्जेक्टिव था. टू बी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस लिखना पड़ेगा भाई,
हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे, लॉ प्रिज्यूम नहीं करेगा, अगर लिखा नहीं तो हम मान लेंगे सोशल ऑब्लिगेशन था, वो बिजनेस ऑब्लिगेशन था ही नहीं, हम ये मान लेंगे। नॉट रेलिवेंट और एट ऑल, रेलिवेंट है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल, ऑब्वियसली सर आंसर इज ए। हम भाई प्रिज्यूम करेंगे इस केस में। अब सुनना, एक फादर ने अपने बेटे को बोला कि अगर तुम बोर्ड्स में 90% मार्क्स ले आओ तो मैं तुम्हारे को एक बाइक दिला दूंगा। इस केस में भाई प्रिजम्पशन होगी कि लीगल रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए, लेकिन जहां पर बिजनेस डीलिंग होती है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा मेरा घर बना दो, जहां बिजनेस डीलिंग है वहां पर प्रिजम्पशन ये होती है कि लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। उसमें कोई स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है, राइटिंग की जरूरत नहीं है, लीगल रिलेशनशिप हम प्रिज्यूम करेंगे कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, बात समझ में आई। 37, एन अग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा व्हेन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, एनफोर्सिएबल बाय बोथ द पार्टीज, नॉट एनफोर्सिएबल एट ऑल। तो भाई वॉइडेबल का मतलब ही ये होता है कि अभी वॉइड नहीं है, फ्यूचर में वॉइड हो जाएगा। तो सही आंसर है बी, एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इसको वैलिड ट्रीट कर सकती है, अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इसे वॉइड ट्रीट कर सकती है, ऑप्शन दिया जाएगा अग्रीव्ड पार्टी को। सो द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल at the option of one of the parties, then the agreement is known as voidable agreement या voidable contract. A contract creates, तो देखो भाई एक contract क्या create करता है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गया मैं। राइट इन personam, personam means किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट क्रिएट होता है। तो हमने डिफरेंस पढ़ा था, अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई राइट बनता है, मतलब इंडिविजुअल और एट वर्ल्ड एट लार्ज के बीच में राइट का बीच में डिफरेंस सुनना, बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि अभी डिटेल में मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इस चीज में। तो दूसरा वर्ड है राइट इन रेम। राइट इन रेम मतलब पूरे जहान के अगेंस्ट जब आपको कोई राइट मिलता है, जैसे जब आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर कराते हो तब आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक राइट मिला है कि कोई भी आपको उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। यह राइट इन रेम। जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हो तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको राइट मिल जाता है कि कोई भी उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं जमा सकता, आपको अपना हक जमाना है उस प्रॉपर्टी में। लेकिन राइट इन पर्सोनेम होता है जब आप अपना कोई राइट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट निभाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने ए से बोला कि भाई अपना घर मुझे बेच दो, ए ने अपना घर आपको बेच दिया, तो आज के बाद ए के पास राइट नहीं है आपके घर में घुसने का, आपके घर को कुछ और करवाने का या आपके घर पे हक जताने का। यह हो गया राइट इन पर्सोनेम। तो भाई जहां भी दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तब हमेशा राइट इन पर्सोनेम अराइज होता है, राइट इन रेम अराइज नहीं होता। क्योंकि आप कभी भी एक अग्रीमेंट अपने और पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं बनवाते, पूरी दुनिया के एक आदमी से आप साइन नहीं करवाते। आप दो पार्टीज के बीच में जब अग्रीमेंट साइन करवाते हो तो जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जो राइट क्रिएट होता है, वो राइट है राइट इन पर्सोनेम। मींस राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये राइट होता है। देन राइट इन रेम मींस वर्ल्ड एट लार्ज, ओनली राइट्स एंड नो ऑब्लिगेशंस। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ राइट्स होती हैं, ऑब्लिगेशन नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। ऑब्लिगेशन भी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, राइट भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों चीजें होती हैं। ओनली ऑब्लिगेशन नो राइट, ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर है ए, राइट इन पर्सोनेम। किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको कोई राइट मिला है। नेक्स्ट, an agreement not enforceable by law is said to be void under section। तो भाई void का सेक्शन बताना है, किस सेक्शन के अंडर एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है, जो बाय लॉ एनफोर्सिएबल नहीं है। नेचुरल सी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट चाहिए और एनफोर्सिएबिलिटी चाहिए। अगर एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है तो वो अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। आपको सेक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन, देखना क्या क्या ऑप्शन दिए हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए 2A, 2B, सी ऑप्शन है 2F, डी ऑप्शन है 2G। भाई सही आंसर है 2G। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2G सेक्शन है जो कहता है अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो वॉइड है। ठीक है सर। नेक्स्ट, agreements that do not give rise to contractual obligations are not contract। भाई बिल्कुल सही बात है, जो भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को अराइज नहीं करता वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है ही नहीं। ऑफ कोर्स आंसर इज ट्रू, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक है भाई, बेसिक। पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव, आंसर इज ए, ट्रू। ठीक है सर।
Question 41. Agreements of a social nature or domestic nature do not contemplate legal relationship and as such are not contracts which can be enforced. बिल्कुल सही बात है, 100% बिल्कुल 100% सही बात है भाई। ऐसे अग्रीमेंट्स जो सोशल नेचर के होते हैं, जो डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, वो लीगल रिलेशनशिप बनाने की नीयत नहीं रखते, वो अपने दिमाग में लीगल रिलेशनशिप नहीं सोचते और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते। अगेन आंसर इज ए, which is true. ये बिल्कुल सच बात है। Question 42. When the contract is perfectly valid in its substance but cannot be enforced because of some technical defect, तो भाई कुछ technical defects हैं जिसकी वजह से contract enforce नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? Unilateral contract। ये नहीं होता भाई, unilateral contract one sided contract होता है, bilateral contract two sided contract होता है। हाँ, unenforceable contract हो सकता है। और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, void contract। void तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, भाई ऐसे contract होते हैं unenforceable contract जहां कोई technical defect की वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी लूज कर दी, आपने वो उसकी एनफोर्सेबिलिटी लूज कर दी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनना था रमेश और सुरेश के बीच में, जबकि गलती से रमेश का नाम लिख दिया गया राम, रमेश पूरा नहीं लिखा गया, टेक्निकल डिफेक्ट है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। हाँ वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, वैलिड है लेकिन कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर इज सी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 43. The term proposal or offer has been defined in section dash। आपको बताना है किस सेक्शन में proposal और offer word defined है। भाई ये है section 2A में defined। अब आपका वही सवाल मेरे से दोबारा उठेगा, मुझे पता है आपके मन में आ रहा है, सर किस हद तक सेक्शंस याद करें? भाई सारे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्राइम सेक्शंस जैसे प्रपोजल और ऑफर की डेफिनेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, जैसे वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन, जैसे वैलिड अग्रीमेंट की डेफिनेशन, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की डिटेल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं बस वो याद कर लो। इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेंगे? जो पास्ट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, उनके बस सेक्शंस याद कर लो, बाकी सारे सेक्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. द टर्म प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड इन। बताना है आपको टर्म प्रॉमिस कहां पर डिफाइन हुआ है। सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D। तो भाई प्रॉमिस जो डिफाइन हुआ है वो डिफाइन हुआ है सेक्शन 2B। सो द राइट आंसर इज B। सेक्शन 2B इज वेयर प्रॉमिस इज डिफाइंड। ठीक है सर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। जो प्रपोजल दे रहा है, जो प्रपोजल बना रहा है, उसका क्या नाम होता है? प्रोमिसर, प्रोमिजी, पार्टिसिपेटर, प्रिंसिपल। अरे सर ये तो बहुत इजी। प्रोमिसर जो प्रपोजल बना रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, ही इज अ प्रोमिसर। ऑफर इंप्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज। एक ऐसा ऑफर जो कंडक्ट से इंप्लाई हो जाता है, और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस के सर्कमस्टांसेस से जो इंप्लाई हो जाता है उसे कहते हैं। अरे सर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ये तो कई क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। इंप्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर नहीं होता, जनरल ऑफर नहीं होता, स्पेसिफिक ऑफर नहीं होता। अच्छा तुम लोग मुझे बता दो इंप्लाइड ऑफर का एक एग्जांपल। सर डीटीसी बस, डीटीसी बस बस स्टॉप पे आके रुकी, ये एक इंप्लाइड ऑफर हो गया जो लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं उनके लिए। अगर कोई आदमी डीटीसी बस में चढ़ गया तो ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया, अब उसे पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये इंप्लाइड उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं जर्नी अंडरटेक करने के लिए तैयार हूं, और इंप्लाइडली उस बंदे को अब पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज एन इंप्लाइड ऑफर एंड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, दोनों इंप्लाइड हो गई। एक्सप्रेस का भाई ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है जहां इंप्लाइड नहीं है, जहां सामने से बोला गया है कि हाँ ये लो हम तुम्हें ये काम करके देंगे, इतने इसके बदले हमें इतने पैसे दे देना। एक्सप्रेस ऑफर। नेक्स्ट जनरल ऑफर, भाई जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है, मेरा डॉग खो गया, जो भी उसे ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रुपए मिल जाएंगे, जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को दिया जाता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है सर। सो आंसर इज ए। आ जाओ अब चलते हैं 47. An offer made to a specific person or a group of persons is known as। तो एक ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है या ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया गया है, वो क्या कहलाता है? स्टैंडिंग ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर, सेपरेट ऑफर। सर सेपरेट ऑफर करके तो कुछ होता ही नहीं। इसका आंसर है भाई बी। जैसा कि हमने अभी पिछले वाले पार्ट में पढ़ा, अगर ऑफर किसी एक पर्सन को या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को टारगेटेड है तो वो ऑफर कहलाएगा स्पेसिफिक ऑफर। सो द आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा प्रपोजल का, मतलब आपने प्रपोज कर दिया और प्रपोज करने के बाद आपने क्या स्टेप लिया, वो कौन सा स्टेप होगा जहां पर आप अब उस प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते, वो कंप्लीट माना जाएगा प्रपोजल। वो स्टेप कौन सा होगा भाई सर? वो स्टेप होता है जब प्रपोजल नॉलेज में आ जाए। किसकी नॉलेज में आ जाए? द पर्सन टू हुम इट इज मेड, प्रपोजर, ईदर ए और बी और द कोर्ट। भाई जिसको भी वो करा गया है, उसको, जिसके लिए भी वो एड्रेस्ड है, उसके लिए अगर आपने उसकी नॉलेज में आ गया, प्रपोजल उसकी नॉलेज में आ गया, जो बंदा एड्रेसी है, एड्रेसी का एक और नाम होता है प्रपोजी, प्रपोजी। प्रपोजर इज द पर्सन हु इज मेकिंग दैट प्रपोजल, प्रपोजी इज द पर्सन जिसको प्रपोज किया जा रहा है। तो जब प्रपोजी की नॉलेज में आ जाएगा ये वाला ऑफर, तब उसे कंप्लीट माना जाएगा। भाई एक और बात, रिवोकेशन जब प्रपोजी की नॉलेज में आए उससे पहले पहले होगा तो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ठीक है सर, याद आ गया। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49, टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी। टर्म्स भाई ऑफर के कैसे होने चाहिए? एम्बिगुअस होने चाहिए ऑफर के टर्म्स, अनसर्टन होने चाहिए ऑफर के टर्म्स, डेफिनेट होने चाहिए ऑफर के टर्म्स, या वेग होने चाहिए ऑफर के टर्म्स? भाई ऑब्वियसली सर आंसर है सी, डेफिनेट होने चाहिए ऑफर के टर्म्स। ना अनसर्टन होने चाहिए, ना एम्बिगुअस होने चाहिए, कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अंदेशा लगा रहे हो, गैस कर रहे हो, ऐसा गैस वर्क नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए ऑफर के टर्म्स। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड टैंटामाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसे बोलते हैं डीम्ड एक्सेप्टेंस, कि भाई मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम मेरा आईफोन खरीद लो 20,000 रुपए का, अगर तुमने एक हफ्ते में जवाब नहीं दिया, मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा आईफोन खरीद लिया 20,000 रुपए का। ये गलत है। एक्सेप्टेंस कभी भी डीम्ड नहीं होती, एक्सेप्टेंस हमेशा एक्सप्रेस होती है, एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट करी जाती है, तो ही एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है, अदरवाइज एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। सो एक्सेप्टेंस ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसका नॉन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस माना जाए। आंसर इसका होगा भाई ट्रू, इट इज ऑफ कोर्स अ ट्रू थिंग, तो आंसर है इसका ट्रू। नेक्स्ट, व्हेन टू पर्सन्स मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। सो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को व्हाट्सएप किया कि सुनो मिस्टर बी, तो मेरी बाइक खरीद लो 1 लाख रुपए की। मिस्टर बी ने व्हाट्सएप नहीं पढ़ा, उससे पहले मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कॉल कर दिया, सुनो मिस्टर ए, मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपए की। इसे क्या कहते हैं? मिस्टर बी को नहीं पता था कि मिस्टर ए ने ऑफर दिया, क्योंकि मिस्टर बी ने व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा था, उससे पहले ही मिस्टर बी ने ए को कॉल कर दी। इसे क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। सो इसका आंसर है ए। ठीक है सर, याद आ गया। क्रॉस ऑफर, दो पार्टीज जिनको नॉलेज है और उन्होंने एक दूसरे को ऑफर दिया। अच्छा, इसके इसी के एक्सटेंशन में एक क्वेश्चन पूछता हूं भाई। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, सुनो मेरी जो बाइक है उसे 1 लाख रुपए का खरीद लो। मिस्टर बी ने मैसेज पढ़ लिया, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिया, मिस्टर बी ने रिप्लाई किया मिस्टर ए को, सुनो 1 लाख नहीं 80,000 का लगा लो। इस ऑफर को क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। तो क्रॉस ऑफर जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऑफर के बारे में अवेयर नहीं होती, काउंटर ऑफर जब दो पार्टीज अवेयर होती हैं और वो अपना अलग ऑफर रखती हैं। सो दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। व्हेन देयर इज अ क्रॉस ऑफर द ओरिजिनल ऑफर टर्मिनेट्स। ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है जब एक काउंटर ऑफर होता है। परफेक्ट, आंसर है ट्रू। भाई मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को बोला ना कि 1 लाख रुपए की बाइक मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तो मिस्टर बी ने वो देखा नहीं, मिस्टर बी ने काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर कर दिया ए को, तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो कैंसिल हो गया। अब जो मिस्टर बी ने ऑफर किया मिस्टर ए को वो वैलिड है, वो अब मिस्टर ए के मर्जी पे है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, लेकिन वो दूसरा वाला ऑफर वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 53, एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर की डेथ या इंसेनिटी से एक ऑफर रिवोक हो जाता है। बिल्कुल सर। लैप्स ऑफ टाइम से भी हो जाता है, अगर टाइम लैप्स हो जाए, जो टाइम दिया गया है ऑफर में वो लैप्स हो जाए, ऑफर इज रिवोक्ड। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, जब हम कम्युनिकेट कर देते हैं नोटिस ऑफ रेवोकेशन। सर आंसर है ऑल ऑफ दीज। इनमें से कोई भी एक इवेंट हो गया, मेरा ऑफर रिवोक्ड माना जाएगा।
क्वेश्चन 4, अ चेंज इन लॉ और सर्कमस्टांस रेंडरिंग द ओरिजिनल ऑफर अनलॉफुल और इम्पॉसिबल विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर। जब लॉ चेंज हो गया या ऐसी कोई सर्कमस्टांस चेंज हो गई जिसकी वजह से ओरिजिनल ऑफर को अनलॉफुल मान लिया गया या इम्पॉसिबल हो गया, विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, तब भाई ऑफर टर्मिनेट हो जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट टर्मिनेशन। सब्सिक्वेंट टर्मिनेशन मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था तब तो वो ठीक था, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, एग्जीक्यूशन की बारी आई, तब भाई लॉ चेंज हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे इम्पॉसिबल हो गया जो उसमें एक्ट लिखा था करने के लिए, तो भाई हम उनके उस केस में टर्मिनेट मानेंगे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को। तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सेप्टेंस कैन प्रिसीड एन ऑफर। तो भाई एक्सेप्टेंस पहले हो जाए ऑफर बाद में हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आंसर इज फॉल्स। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड द ऑफर। ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्ट पहले कर लो और ऑफर बाद में कर आए और आप ये कहो अरे मुझे तो पता ही था कि तुम ऑफर करने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन नंबर 56 इज एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। आपको ऑफर का पता ही नहीं था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इज सर इनवैलिड। ऐसा एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता। अभी अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था, ऐसा एक्सेप्टेंस जो ऑफर के बिना बताए हुआ है वैलिड नहीं है। आंसर है इनवैलिड। आंसर इज बी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर। ऑफरर ने जो टाइम स्पेसिफाई किया उसके अंदर अंदर। अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। सच टाइम एज द ऑफर लैप्सेस, ऑफर जब लैप्स हो रहा है उससे पहले पहले, या ऑल ऑफ द अबव। सर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें फॉलो करनी है भाई। पहली चीज टाइम स्पेसिफाइड, अगर ऑफरर ने कोई टाइम स्पेसिफाइड किया है उसको भी फॉलो करना है। दूसरी चीज, अगर एक रीजनेबल टाइम ऑफर में स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में करना है। तीसरी चीज, जब ऑफर लैप्स हो रहा है उससे पहले पहले करना है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी। टेलीफोन से जब एक्सेप्टेंस मिल रही है तो क्या होना चाहिए? हर्ड बाय द ऑफरर, ऑफरर को सुनाई देना चाहिए। ऑडिबल टू द ऑफरर, मतलब ऑफरर को वर्ड्स भी क्लियरली सुनाई देने चाहिए। तो देखो, एक तो होता है कि हाँ मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है, ऑडिबल होता है कि मुझे वो वर्ड्स भी सुनाई दे रहे हैं जो आप बोल रहे हो। हर्ड का मतलब होता है सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है कि हाँ आप हो, लेकिन मुझे वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे। ऑडिबल का मतलब है आपको वर्ड्स भी सुनाई दे रहे हैं। अंडरस्टूड का मतलब है आप जिस लैंग्वेज को जानते हो उस लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो भाई तीनों ही चीजें होनी चाहिए अगर आप एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना चाहते हो तो आंसर इज डी। इट शुड ऑल्सो बी हर्ड, ऑडिबल भी होना चाहिए, मतलब वर्ड्स सुनाई देने चाहिए। तीसरा, समझ में भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन। भाई कंसिडरेशन कौन से वाले सेक्शन में डिफाइंड है? सर सेक्शन 2D में डिफाइंड है कंसिडरेशन। ठीक है सर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। कंसिडरेशन किसके डिजायर पे मूव करना चाहिए? भाई प्रोमिसर के डिजायर पे मूव करना चाहिए। ये तो हमारा गोल्डन प्रिंसिपल है कि कंसिडरेशन हमेशा जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिजायर पे मूव करेगा, मतलब वो डिसाइड करेगा कि कंसिडरेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एट द प्रोमिसी, प्रोमिसर और थर्ड पार्टी, बोथ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। आंसर इज ए, द प्रोमिसर। 61, कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? ए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों हो सकती हैं। बी, मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर। सी, प्रेजेंट ओनली। डी, फ्यूचर ओनली। सर आंसर इज मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यह है सही आंसर। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पास्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। सो आंसर इज ए। ओके सर। 62, past consideration is valid in England only, in India only, neither in England nor in India, both in England, both in India. Answer is B. भाई पास्ट कंसिडरेशन सिर्फ इंडिया में वैलिड होती है। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग पास्ट कंसिडरेशन, अगर पहले तुम्हें पैसे मिल गए किसी काम को करने के लिए जो तुम अब कर रहे हो, ये वैलिड नहीं माना जाता। अब वाले काम के पैसे तुम्हें अभी मिलने चाहिए, ऐसा इंग्लिश लॉ कहते हैं। So past consideration is not valid in English law. It is valid only in Indian law. Agreement without consideration is valid when made. तो भाई एक agreement किया without consideration किया, valid कब माना जाएगा? Out of love and affection. Yes sir, love and affection की वजह से होता है, वो valid होता है। Time barred debt,
आपका कोई डेट था जो 3 साल लैप्स हो गए थे लिमिटेशन एक्ट के अंडर, टाइम बार हो गया था, अगर आज आपने वो पे करा और उसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड माना जाएगा, ये भी वैलिड है भाई। टू कंपेंसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली, ये भी वैलिड है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड, एक डेट जो बार्ड बाय लिमिटेशन है वो रिकवर नहीं हो सकता। Hence, a promise to pay such a debt is without any consideration, hence invalid. अरे सर ये तो गलत बात हो गई, अभी अभी हमने पढ़ा था अगर कोई टाइम बार्ड डेट है और वो आज बंदा पे करने के लिए तैयार है। अच्छा एक ब्रीफ में सुन लो क्या सिचुएशन है। मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसे देने थे, मिस्टर ए को मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए, 3 साल बीत गए। 3 साल बीतने के बाद लिमिटेशन एक्ट बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है जो 3 साल के डेट को रिकॉग्नाइज करता है। 3 साल बाद कोई भी बी फोर्स नहीं कर सकता ए को पैसे देने के लिए, ठीक है भाई, बी ने फोर्स नहीं किया। 3 साल बाद ए के मन में एक अच्छा इंसान जागा, सडनली उसका आत्म जागृति हुई और ए ने वॉलंटरली बी को पैसे दे दिए, नया कॉन्ट्रैक्ट बना के बी को पैसे दे दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं था, बी ने ए को बदले में कुछ भी नहीं दिया था, ए ने बी को पैसे दिए थे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जबकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, क्विड प्रो क्यो नहीं है, तो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो अ डेट barred by limitation cannot be recovered, hence a promise to pay such a debt is without any consideration and hence invalid। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टाइम बार्ड होता है। inadequacy of consideration does not render a contract invalid। भाई अगर एक चीज थी 50 लाख रुपए की और कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको 20 लाख रुपए का बेच दिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं है, बिल्कुल दिस इज ट्रू। inadequacy of consideration does not render contract invalid, but absence of consideration renders a contract invalid। अगर consideration absent हो तो भाई contract invalid हो जाता है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, सिर्फ एक पार्ट है कंसिडरेशन का जो अनलॉफुल है या कोई एक पार्ट है ऑब्जेक्ट का जो अनलॉफुल है, तो क्या होगा? वैलिड टू द एक्सटेंट सेम आर लॉफुल, तो उस एक्सटेंट तक वैलिड होंगे जहां पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं। वॉइड टू द एक्सटेंट सेम आर अनलॉफुल, वॉइड हो जाएंगे उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक वो अनलॉफुल हैं। वैलिड एज अ होल पूरा का पूरा वैलिड होगा, और वॉइड एज अ होल भाई डी, क्योंकि ऑब्जेक्ट, अगर एक भी ऑब्जेक्ट इनवैलिड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट इनवैलिड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना ही नहीं जाता। सो इट विल बी वॉइड एज अ होल ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, मतलब कौन है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज ओनली, अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट, only private documents can be a contract, the contract may be expressed in some usual or reasonable manner। सर इसका आंसर है कि इसका आंसर है that contract is a contract between the parties only। so जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं सिर्फ वो ही कॉन्ट्रैक्ट में हक रखती हैं या ऑब्लिगेशन रखती हैं। कोई थर्ड पार्टी ना हक रखता है ना ऑब्लिगेशन रखता है, दोनों ही चीजें नहीं रखता। सो आंसर इज A, a contract is a contract between the parties। Question number 68। Under Indian Contract Act, a third person who is the beneficiary under the contract can sue। तो जो भी बेनिफिशियरी है कॉन्ट्रैक्ट का वो स्यू कर सकता है, अगर वो थर्ड पर्सन है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, थर्ड पर्सन स्यू कर सकता है अगर उसका कोई बेनिफिट हो कॉन्ट्रैक्ट में। फ्रॉम whom the consideration has proceeded can sue, जिससे कंसिडरेशन अराइज हुई है वो स्यू कर सकता है, गलत बात। कैनॉट स्यू इवन इफ कंसिडरेशन हैज प्रोसीडेड फ्रॉम हिम, गलत बात। कैनॉट स्यू एट ऑल फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर ही नहीं सकता। आंसर है ए। जो भी आदमी बेनिफिशियरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक थर्ड पार्टी है, वो रेलिवेंट पार्टी है ही नहीं, भाई वो स्यू कर सकता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट,
इन इंडिया अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, एक पर्सन है जो स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में, अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन स्यू बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे स्यू कर सकता है इवन अगर वो स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन पे, कैन नॉट स्यू बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट स्यू डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और लास्ट है कैन स्यू इफ परमिटेड बाय द कोर्ट। सर आंसर है ए। भाई एक थर्ड पार्टी है, एक स्ट्रेंजर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन अराइज हो रहा है वो उस थर्ड पार्टी को जा रहा है, थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन के लिए स्यू कर सकता है। सो आंसर इज ए। ए क्या था? ए इज कैन स्यू बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को स्यू करा जा सकता है, एक थर्ड पार्टी कर सकता है। ठीक है सर। द बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है जहां पर एक ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है और एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल डेटर होता है। तो अ बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट और अदर इंटरेस्ट in specific immovable property can enforce it even if he is not a party named in the trust deed। अगर वो ट्रस्ट डीड में पार्टी नहीं भी है तो भी अगर बेनिफिशियरी है तो वो स्यू कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब भाई। बेनिफिशियरी अगर ट्रस्ट डीड में पार्ट नहीं भी रखता, कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं रखता, तो भी बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है। आंसर इज ए। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हमने आज करीबन 40 क्वेश्चंस सॉल्व करे अपने एमसीक्यूज के। प्लीज़ आपको एमसीक्यू कंपाइलेशन मिल जाएगी इन द लिंक बिलो, डाउनलोड करना और अपने आप एमसीक्यू कंपाइलेशन देखते रहना, क्योंकि एमसीक्यू इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू कम इन योर सेप्टेम्बर एग्जामिनेशन। सो वील मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन विद अनदर सेट ऑफ एमसीक्यूज। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।